नमस्ते। जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद ही हम, हिंद ही है हम, वतन है ये गुलसिता हमारा। जैसे सबका मालूम है कि ये तो लिखा है मोहम्मद इकबाल ने, जिन्हें पाकिस्तान में अक्सर लोग अल्लामा इकबाल कहते हैं। कवि थे। उन्होंने ये लिखा, हिंद ही है हम। उन्होंने ये लिखा, सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर ये मोहम्मद इकबाल अलगावादी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स बने भी कट्टर अलगावादी बने। पहले नहीं थे, धीरे धीरे जाकर के वो कट्टर अलगावादी बने। तो आज 17th सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का नाम में मैं मोहम्मद इकबाल के बात करना चाहता हूँ। इसमें एक समस्या ज़रूर है। मोहम्मद इकबाल के बारे में जितना जानकारी आता है वो काफ़ी हद तक सही भी नहीं है, सोर्स भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक समस्या खड़े होगी। अंग्रेजी में और उर्दू में, दोनों में, और हिंदी में भी कई लोगों ने मोहम्मद इकबाल के बारे में काफ़ी कुछ लिखने के लिए कई लोगों ने वो जो सोर्स दिखाता है ना, जब लिखता है फलाना जगह से आप प्रचोदित होकर के लिखा है, रेफरेंस देते हैं। अब इतना कम हुआ इकबाल के बारे में, एक इकबालियत नाम का शाखा ही उत्पन्न हुआ। यदि कोई कह रहे थे, यदि किसी ने इकबाल का नाम पर लिखा हुआ किताबों का एक बिब्लियोग्राफी बनाएगा, एक लिस्ट बनाएगा, तो वो लिस्ट वाले किताब 1500 पेज से ऊपर हो जाएंगे। मतलब इतना लिखा, इतना काम हुआ। और इसमें जो अनरियलिस्टिक काफ़ी चीज़ इसलिए हुआ कि लोग आपस में क्रॉस रेफरेंस करने लगे। मैं कुछ कहा, कोई दूसरा ने मुझे कोटेशन किया, मुझे कोट किया, तीसरा ने उनको कोट किया, और मैं अपना से कुछ लिखा, और मैं जिसको कोट किया वो मुझे कोट किया, वो किसी दूसरे ने कोट किया, तीसरे ने फिर उल्टा उनको कोट किया। ये आपस में क्रॉस रेफरेंस काफ़ी चला। इसलिए समस्या हुआ कि जो रियल केस है मोहम्मद इकबाल का, जो स्पष्ट जानकारी है, यह मिलना लगभग असंभव ही हो गया पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान के अंदर असंभव हुआ तो हमारे पास इतना लिटरेचर उनका नहीं है, क्योंकि काम ज़्यादा हुआ बंटवारे का बाद में। तो मोहम्मद इकबाल के बारे में कुछ बात करना है तो काफ़ी लंबा समय चाहिए। इसलिए मैं संक्षेप में एक काम करूँगा। ये तो समय था कि 1930 का, 1930। इन 1930 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन चल रहा था, आज का प्रयागराज में, उस समय के इलाहाबाद प्रयागराज का नाम बदल गए। तो नाम बदलना ये शासन कार्यों का बहुत मामूली बात है।
तो प्रयागराज को उन्होंने इलाहाबाद किया। तो उस समय के इलाहाबाद आज का प्रयागराज में 1930 दिसंबर में उनका एनुअल सेशन चल रहा था। उसमें रिसेप्शन कमेटी प्रेसिडेंट तो मोहम्मद इकबाल थे, और उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 2 एड्रेस प्रेसिडेंशियल किया, एक पहले वाला एक दूसरे वाला। मैं सिर्फ उनका ये 2 ही एड्रेस के बारे में कुछ कहूँगा और ये दिखाना चाहूँगा कि वो कितना अलगाववादी बन गए, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान कहा, जिन्होंने ये भी कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में भाई रखना। उसके बाद उन्हें तरक्की करना चाहिए ऊपर की तरफ, पर वो वहाँ से फिर संकुचित, नारो माइंडेड मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बने। बहुत ही कठिन प्रकार का मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बने मोहम्मद इकबाल। ऐसे नहीं थे पर बने, उनका विचार कुछ ऐसे चले गए। तो देखिए, तो उनका जो एड्रेस है इकबाल, एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, जो प्रयागराज में उस समय के इलाहाबाद में, वो दिसंबर 1930 में हुआ। 29 दिसंबर में उनका पहला एड्रेस था। एड्रेस मतलब भाषण। वो जब छप के आया एड्रेस, इट वेंट इनटू 22 पेजेस, 22 पेजेस का छप कर निकला। इतना लंबा एड्रेस दिया। देखिए, मैं संक्षेप में बोलूँगा, थी मतलब बिंदु 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 बोल के जाऊँगा, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। पहला उनका जो वक्तव्य है, पहला बात उन्होंने सामने रखा कि इस्लाम इज़ एन अथॉरिटी। इस्लाम एक अथॉरिटी है, उसे जानना है, सीखना है, उसका अनुसार जीवन बिताना ही है। उसको उसका अनुसार जीवन बिताना ही है, अथॉरिटी है, आप सवाल नहीं पूछ सकते। इस्लाम इज़ एन अथॉरिटी, पहली प्रस्ताव रखा उन्होंने। फिर उन्होंने वहाँ से आगे गया, जो इस्लाम का अथॉरिटी है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है मतलब दुनिया में हर जगह इस्लाम का अथॉरिटी ऐसे ही है, अथॉरिटी है, एक जैसा ही है, सबके लिए लागू है। कम से कम इतना तो उन्होंने नहीं कहा कि हर कोई इस्लाम में अभी आना चाहिए, पर जो भी मुसलमान है उनके लिए अथॉरिटी है, सब पर लागू है। तो सबको इस इस्लामिक अथॉरिटी को फॉलो करना चाहिए। अथॉरिटी उन्होंने कह दिया, पर अथॉरिटी का स्वभाव, रीत, स्ट्रक्चर, उनका अथॉरिटी का घटना, इस विषय में कुछ नहीं कहा। वो कहने के लिए कुछ था ही नहीं, वो बात अलग है, पर वो कहा कि अथॉरिटी है, मानना पड़ेगा आपको। और हाँ, वो इस्लाम क्या है, इस बारे में उन्होंने ये कहा कि इस्लाम एक एथिकल आइडिया है और एक पॉलिटी भी है। देखिए, अब इस इक्वल सब कहने के लिए उनका 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 बैकग्राउंड, उनका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं कितनों को मालूम है, वो उसका बारे में जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, बताऊंगा। इस्लाम इज़ एन एथिकल आइडियल एंड पॉलिटी। इस्लाम पॉलिटिकल भी है, एथिकल भी है, आइडियल भी है। एथिकल मतलब एक संस्कार है और एक राष्ट्रीयता है। पॉलिटिकल है मतलब इस्लाम का मतलब उसमें पॉलिटिकल इम्पेरेटिवनेस भी आता है, उसमें एथिकल परमिशन भी आता है, वो मॉरल प्रिंसिपल्स भी आता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी भी आता है। इस्लाम ये दोनों है। वो प्रस्ताव उन्होंने रख दिया और ये ऐसे एथिकल आइडियल जिसे हम मॉरल प्रिंसिपल, तत्व कह सकते हैं, एज एन एथिकल आइडियल और एज ए पॉलिटिकल इम्पेरेटिवनेस, इस्लाम को फॉलो करना सबका ड्यूटी तो है ही, पर वो करता है कि आपको फॉर्मेटिव करता है।
हर मुसलमान का फॉर्मेशन में इस्लाम का हाथ है। आपको परिवर्तन करेंगे जिस दिशा में वो चाहता है। कोई असल में ऐसा कोई दिशा मुझे दिखता नहीं है इस्लाम का आइडियल्स में, पर वो इकबाल मानता है कि वो जिस दिशा में आपको ले जाना चाहता है उस दिशा के लिए आपको फॉर्मेट किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। सीधी बात है, तैयार किया जाएगा, संपूर्ण रूप में ना तैयार किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, देखिए मोहम्मद इकबाल कह क्या कहाँ ले आ रहा है हमको। इससे जो भारत का मुसलमान है वो दुनिया का सबसे वरिष्ठ मुसलमान होता है। भारत का मुसलमान जो है सबसे बेस्ट मुसलमान है, क्योंकि यहाँ का मुसलमान इस पॉलिटी को और इस एथिकल आइडियल को पूरा जान के मान के चलता है। इसलिए भारत का मुस्लिम संपूर्ण रीत से पूरा विश्व का दुनिया मुसलमानों के बीच में सबसे योग्य ये कहे, ये दिखा सकता है कि ये शब्द का प्रयोग मैं करूँगा, कुल्लीन। यदि ये शब्द का प्रयोग कर सकता है तो कुल्लीन मुसलमान, जो उत्तम श्रेणी का मुसलमान, ये भारत का है। क्योंकि भारत का मुसलमान इस्लाम को एक एथिकल आइडियल और एक पॉलिटी के रूप में माना है, उसके अनुसार जीवन आगे ले गया। तो इस पॉलिटिकल एथिकल आइडियल और पॉलिटिकल इम्पेरेटिवनेस से खुद को फॉर्मेट करने के लिए तैयार हो गया, करवाया या किया स्वयं, जो भी है। तो इसलिए भारत का मुसलमान दुनिया का सबसे बेस्ट मुसलमान बन गया। ये उनका प्रस्ताव मेरे, वो पहला स्पीच की बात कर रहा, मैं 2 ही स्पीच में ध्यान दे दूंगा। अभी आप आगे यदि समय मिलेगा तो ज़्यादा भी कह सकता है, बहुत कुछ कह सकता है मोहम्मद इकबाल के बारे में, और उनके साथ आखिर में जो हुआ वो भी सोचने की बात है, पर अभी फ़िलहाल नहीं। तो वो कहता है कि अंग्रेजी में, भाषण तो अंग्रेजी में थे, दिस मेक्स इंडियन मुस्लिम वेल डिफाइंड पीपल विथ ऑन मॉरल कॉन्शियसनेस। एक वेल डिफाइंड लोग विथ ऑन मॉरल कॉन्शियसनेस, खुद का मॉरल विचार, मॉरल प्रिंसिपल्स, तो एक पूरा डिफाइंड structured, systematic, with proper goal। तो भारत का मुसलमान को ऐसे एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ओरिएंटेड, वेल मीनिंग कौम बनाए, ये उनका वादा है। तो इस वजह से क्या हुआ, पूरा विश्व में जो भारत का मुसलमान है वो सबसे बेस्ट हो गया, बन गया। अब कुछ मैं बीच में कहना चाहूँगा, मोहम्मद इकबाल फिलॉसफी में पीएचडी किया हुआ था। मोहम्मद इकबाल वैसे डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो पीएचडी फिलॉसफी में पीएचडी करने का बावजूद एक मामूली सी लॉजिकल फैलसी को मोहम्मद इकबाल भूल रहा है या खुद फैलेशियस बन रहा है। अरिस्टोटल का समय में, एरिस्टोटल ही तो है फॉर्मल लॉजिक का पिता वेस्टर्न फिलॉसफी में, यूरोपियन फिलॉसफी में। तो उन्होंने लॉजिक अरिस्टोटल ने तो दिया, डिडक्टिव लॉजिक जिसे हम फॉर्मल लॉजिक कहता है, वो अरिस्टोटल ने दिया। उसमें फैलेसीज, मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स देंगे ना, उसमें जो गलतियाँ होंगी उसे फैलेसी कहा जाता है। एक फैलेसी है, नाम तो उनका वही लैटिन वेटिन नाम आ जाता है, हिस्टेरॉन प्रोटेरॉन, एक फैलेसी है। उसका मतलब है कि तो घोड़े को गाड़ी का आगे बांधने का बजाय पीछे बांधना है। घोड़े को गाड़ी का आगे बांधा जाता है कि गाड़ी खींच ले जाए, पर यदि घोड़े को गाड़ी का पीछे बांधा, पीछे मतलब घोड़ा फेसिंग गाड़ी बांधा, इसी को गलती कहा जाता है, फैलेसी गलती होता है। इस फैलेसी का नाम अरिस्टोटल दिया हिस्टेरॉन प्रोटेरॉन। खुद फिलोसोफर होकर के
मोहम्मद इकबाल ये फैलेसी का शिकार हो रहा है। ये कहता है कि इस्लाम का यूनिटी और मॉरल कॉन्शियसनेस सब लेकर के भारत का मुसलमान विश्व का बेस्ट मुसलमान बना, ये मोहम्मद इकबाल कहता है। पर असल में कहना ये चाहिए था, भारत में रह कर के मुसलमान भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति का जो अपनाया, तभी तो जाकर के पूरा दुनिया का सबसे अच्छा मुसलमान बना। ये बात है, पर उन्होंने बात उल्टा कर दिया। इसे इसलिए कहता है कि मोहम्मद इकबाल ने वो फैलेसी किया हिस्टोरन प्रोटोरन वैल्यू। फिर वो काफ़ी विस्तार से फिर कहने लगा कि भारतीय मुसलमान को ग्रेटनेस के बारे में। ये गलती तो करते आए लोग, कहता हमने ये किया, इमारतें खड़े किए, ये किया, वो किया, ये सब इस्लाम की वजह से है। ये नहीं कह सकता भाई सब इस्लाम की वजह से है, क्योंकि यदि इस्लाम की वजह से है तो जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ सब ऐसा होना चाहिए। सिर्फ भारत में ही क्यों? जितना भी जो किला विला जो कहता है मुसलमान ने बनाया, असल में मुसलमान ने नहीं बनाया, सबको मालूम भी है कि एक तो राजपूतों का किला ले लिया, जो उसको उसमें थोड़ा मरम्मत करके अंदर का जो जितना मंदिर था सब तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाए। फिर कहने लगा अकबर की किला है, फलाना का किला है, फलाना किला है। ये तो उनका मामूली सा करतूत है, करते रहते आया। देखिए जगह का नाम बदल जाता है। अभी मैं जिक्र किया इलाहाबाद का, वो तो प्रयागराज को इलाहाबाद बनाया। कई जगह है जो अपना आबाद करके लगाया, वो करते हैं। चलो, जगह का नाम बदलता है तो किला को छोड़ेगा थोड़ी, सब अपना नाम दे देता है। तो भारतीय संस्कृति वजह से बहुमत में हिंदू है, इस वजह से तब मुसलमान थोड़ा खुले विचार के रहे भारत में। ये खुले विचार के वजह से ही उनमें संस्कृति आया, भारतीय संस्कृति। तो आने का ज़रूरत नहीं, वो भारत का ही है, सिर्फ विश्वास बदला, संस्कृति बदल नहीं सकते। तो उस संस्कृति की वजह से वो अच्छे विचार वाले, बात सही है तो अच्छे खासा मुसलमान बना। बाकी दुनिया में जितना मुसलमान थे बाकी जगह में, वो थोड़ा बिछड़े हुए थे। उसका तुलना में ये लोग काफ़ी एडवांस थे, लिटरेचर, साहित्य वगैरह वगैरह में। ये बात सही है, पर यहाँ इकबाल ने गलती करता है कि वो कहता है कि इस्लाम इस यूनिटी, वो बाद में आता है इस्लाम इस अथॉरिटी वगैरह वगैरह बोल करके हर क्रेडिट वो सिर्फ इस्लाम को देने लगा। फिर वहाँ से क्या किया, एक यूरोप का कहानी लेकर के तुलना करता है। देखिए यूरोप में प्रोटेस्टेंट रिवॉल्ट हुआ, पता नहीं कितने लोगों को हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। तो कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट, वो कैथोलिक्स का जो अथॉरिटी है, जिसे इतिहास में पापसी कहता है, और जिस पीरियड को डार्क पीरियड, मिडिएवल पीरियड, डार्क पीरियड तो खुद कहता है, हम नहीं। तो उसका विरोध में प्रोटेस्ट हुआ, तभी तो प्रोटेस्टेंट बना, तभी तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चला। अब प्रोटेस्टेंट्स का नेता थे, वो भी खुद पादरी थे, प्रीस्ट थे, डोमिनिकन मंक थे, जर्मनी का मार्टिन लूथर किंग नहीं, वो यूएस का है, ब्लैक है। ये मार्टिन लूथर और डोमिनिकन मॉन्क थे। बस सीधी बात है, वो ये कह रहे थे, देखिए बाइबल का व्याख्या करने के लिए क्षमता मुझ में भी है, मुझे भी लैटिन आता है, हम क्यों पोप का हर बात माने। ये शुरुआत था उनका। तो पापल अथॉरिटी के विरोध में, पापस के विरोध में वो आंदोलन किया। और मोहम्मद इकबाल ये यूरोप में जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ उसका विरोध कर रहा है। कहता है क्रिश्चियनिटी को ख़त्म किया मार्टिन लूथर
और बाद में जितने लोग हैं वो सब ने मिलकर। तो मार्टिन लूथर को कॉस रहे, मार्टिन लूथर को दोषी ठहरा रहा है। अब इससे हुआ क्या असल में? आप देखिए मेडिवल पीरियड में जो इस्लाम का जो स्थिति अभी है, वो स्थिति से और ख़राब थे क्रिश्चियनिटी का सिचुएशन। तो काफ़ी रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा था, रिलीजन का नाम लेके काफ़ी चीज़ें हो रहे थे। हिस्ट्री देखिए आप, कितना मैं बोलूँ। तो उसका विरोध मार्टिन लूथर करने से एक कट्टरपंथी रिलीजन से क्रिश्चियनिटी एक सेकुलर जैसे बन गए। उनका थियोलॉजी का बावजूद, उनका थियोलॉजी भी इस्लाम जैसे है, मैं सही आप गलत, सिंपल सा रिडक्शन ये हम ये कर सकते हैं, मैं हमेशा सही है और आप हमेशा गलत। उस विचार से हट करके वो थोड़ा खुले विचार के बन गए। वो प्रोटेस्टेंट्स मूवमेंट से क्रिश्चियनिटी बच गई, ख़त्म होने से बच गई। जो इस्लाम तो ऐसे चलेगा तो ख़त्म होने का है, पॉसिबिलिटी है। तो जो क्रिश्चियनिटी में जो रिफॉर्मेशन, वो रीनोवेशन या रिफॉर्मेशन वगैरह वगैरह जो हुआ, ये प्रोटेस्टेंट रिवोल्ट का इम्पैक्ट सही तो हुआ। तो मार्टिन लूथर को मोहम्मद इकबाल दोषी ठहरा था। अब देखिए मोहम्मद इकबाल का माइंड सेट कहाँ से कहाँ चले गए, उनका क्या परिवर्तन हुआ उनका दिमाग और सोच में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान कहने वाला, मज़हब विरोध करने के लिए नहीं कहता ये कहने वाला मोहम्मद इकबाल अब कह रहे हैं कि रिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, आप तो आपको कट्टर ही बनकर रहना। तो इनडायरेक्टली तो वही कह रहे हैं। तभी तो मार्टिन लूथर का उदाहरण लेकर के यूरोप को पूरा दोषी ठहरा रहे हो। असल में यूरोप तरक्की किया, बहुत आगे चला गया, ये मार्टिन लूथर की वजह से। उनका खुद लूथरन चर्च है, वो सब कुछ है। वो अविश्वासी नहीं बन रहे थे, नास्तिक तो नहीं बन रहे थे, वो उनका विश्वास एक अलग दिशा में गया। क्या फर्क पड़ा भाई, विश्वासी तो है। पर वो इकबाल वहाँ ही फाइंड्स फॉल्ट विद देम। तो यूरोप को कोस रहा। अब देखिए मुझे बात तो मोहम्मद इकबाल की बात करो ना, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, PhD इन फिलासफी। तब फिलासफी का उदाहरण देना चाहूँगा, बात की बात है नहीं, पहले की बात। एक फिलासफिकल थियरी है हीडोनिज्म। ओ हीडोनिज्म थियरी में क्या होता है, हैप्पीनेस का क्वांटिफाई करता है। आपका हैप्पीनेस का फलाना 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 गुण होने से हैप्पीनेस सबसे अच्छा होगा, इसमें कोई कोई गुण कम होने से हैप्पीनेस में थोड़ा कमी आ जाएगा। ये थियरी दिया दो व्यक्तियों ने, एक तो जेम्स स्टुअर्ट मिल और उनका दोस्त मित्र जेरेमी बेंथाम, अंग्रेज दोनों। और जेम्स स्टुअर्ट मिल का, ये विस्तार से कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है, जेम्स स्टुअर्ट मिल का बेटा जॉन स्टुअर्ट मिल भी, वो भी फिलोसोफर है। उन्होंने ये सब, उनका जो थियरी है, वो थियरी का नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। वो थियरी देख करके जॉन मिल ने एक बात उनका पिताजी के बारे में कहा, पता नहीं डायरेक्टली बोला होगा नहीं बोला, बोलने का हिम्मत नहीं रहता होगा जॉन मिल में, क्योंकि जॉन मिल में जेम्स मिल को कहने का हिम्मत नहीं रहा होगा, क्योंकि जेम्स मिल बड़ा कट्टर स्ट्रॉन्ग इंसान थे। जॉन मिल डरते भी थे पिता से। तो जॉन मिल तो क्या बताया पता है, आपका थियरी का अनुसार हैप्पीनेस एक श्योर बड़ा खुश रहता है। आपका हैप्पीनेस का मेजर करने का जो मापदंड होता है ना, क्राइटेरिया, उस प्रकार सबसे खुश जो भी है एक श्योर पिक। तो उन्होंने अंग्रेज में कहा, आई प्रिफर टू बी द मोस्ट अनहैप्पी सोक्रेटिस एंड द हैप्पीस्ट पिग इन द वर्ल्ड। बड़ा नाखुश सोक्रेटिस रहना मैं चाहता हूँ, पर एक खुश श्योर नहीं। तो उनका थियरी का विरोध कर रहे थे। ठीक ऐसे ही मोहम्मद इकबाल को ये थोड़ा याद रखना चाहिए कि भाई डॉक्टरेट इन फिलोसफी है, डॉक्टर साहब को, इकबाल साहब को थोड़ा भूल लेना चाहिए था ऐसी चीज़ें।
इतना भटक गया, इतना कट्टरपंथी बन गया, इतना सेपरेटिस्ट बन गया, अचानक तो नहीं हो सकता, धीरे 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 हो गया होगा, बट हमें प्रत्यक्ष रूप से वो 1930 एड्रेस में ही देखो फड़का हुआ मोहम्मद इकबाल। वजह क्या है? राम जाने। वजह हो सकता है, हम जान भी सकते हैं, पर मटेरियल्स इतना व्यक्त रूप से मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो फिर कहता है कि हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। यूरोपियन लोगों को ये दोषी ठहराता है कि रिलीजन को, मज़हब को स्टेट से अलग किया उन्होंने। राष्ट्र और राज्य और स्टेट और नेशन मजहबी होना चाहिए, नेशन का एक रिलीजन अपना होना चाहिए, और रिलीजन को डीलिंक नहीं करना चाहिए कि पॉलिटिक्स से या नेशन से। तो यूरोपियन लोगों ने ऐसे किया, डीलिंग किया, और यूरोपियन लोगों ने रिलीजन को जाते जाते आगे, अचानक ओवरनाइट तो नहीं हुआ है सब। जब इकबाल का समय था उस समय तो ये स्पष्ट रूप से बाहर आया था। तो रिलीजन को एक व्यक्तिगत अफेयर बनाया था, वो तो प्राइवेट मैटर है, जो हम लोग मानते हैं, मैं भी वही मानता हूँ। आपका विश्वास आपका है, हम आपका विश्वास का रेस्पेक्ट इसलिए करता है कि आपका विश्वास है। मैं नहीं जानता आपका विश्वास क्या है, पर जहाँ तक आप विश्वास रखते हैं हम आपका इज्जत करता है। जब आपका इज्जत करता है तो आपका हर विश्वास का भी इज्जत करता है, वो तो संस्कार है, इसे तो सिविलाइजेशन कहता है। तो हम आपका विश्वास का इज्जत तो करते ही है, इसे प्राइवेट अफेयर करता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि रिलीजन आज भी प्राइवेट बिजनेस हो, सो बाजार में दिखाने वाला चीज़ नहीं है रिलीजन। क्लासरूम्स में निकाल के फटकाने मतलब फटकावे में लोगों को ले जाने वाला वस्तु नहीं है रिलीजन। कदम कदम कर रिलीजन का नाम लेकर रिफ्यूज ना लेना। आप में है रिलीजन तो अच्छा है, आपका विश्वास आपको मुबारक। मैं अपना विश्वास क्या है आपको बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपको मेरा विश्वास है कुछ लेना देना नहीं है। पर रिलीजन को स्टेट से डीलिंग करने और प्राइवेट बात प्राइवेट है ऐसे मानने के लिए मोहम्मद इकबाल तो पूरा यूरोपियन नेशन को दोषी ठहराता। बोलता है वो लोग गलत कर रहा है, रिलीजन को स्टेट में होना चाहिए। वो क्रिश्चियनिटी ख़त्म किया, जीसस को ख़त्म किया, जीसस का विरोध में चले गया। अरे भैया, जीसस खुद यहूदी है, और जीसस खुद परिवर्तन किया 10 कमांडमेंट में। 10 कमांडमेंट्स का परिवर्तन जीसस खुद किया। मैं कहना तो नहीं चाहता, बस कहते कहते बस निकल गया। 10 कमांडमेंट्स का चेंज जो पत्थर पे लिखा हुआ कहता है, पत्थर पे लिखा हुआ रटरे का मतलब जानते हो? इट कैनॉट बी चेंज्ड। उस 10 कमांडमेंट को जीसस जब वापस गया यरूशलेम में, खड़े खड़े ये बोला कि भाई, I have not come to cancel what is said of the old, I have come to strengthen them बोल करके एक एक कमांडमेंट को निकाल करके उसका व्याख्या किया, उसका व्याख्या करके उसका जो उस समय जो जरूरी अर्थ चाहिए वो दिया। इसे कहता है बीएटिट्यूड्स। बीएटिट्यूड्स कहता है, इसका सरमन ऑन द माउंट नाम भी आता है। इतना इंटेलिजेंट काम किया जीसस क्राइस्ट ने, इतना इंटेलिजेंट, सामने जो बैठे उनका पता भी नहीं चला कि वो कमांडमेंट में परिवर्तन ला रहा है, वो खुद किया। और आप कहता है कि जीसस का विरोध किया। मार्टिन लूथर तो सचमुच जीसस का स्पिरिट को फॉलो किया, पादरी है वो अच्छा जानता है। तो मोहम्मद इकबाल पूरा यूरोपियन को और क्रिश्चियंस को ये कहा कि आप लोग गलती कर रहे हो, आप प्राइवेट अफेयर बनाया, स्टेट से अलग किया वगैरह वगैरह बोल करके देखिए कहाँ जा रहा है अपना ये मोहम्मद इकबाल साहब, डॉक्टर साहब
कहाँ जा रहा है? वो कहता है मार्टिन लूथर और कंपनी जो बाद में जो आए, मार्टिन लूथर और पीछे जो भी आया, जब प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन पता नहीं कह सकता है कि नहीं कह सकता, जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ, ओले क्रिश्चियनिटी को डिस्ट्रॉय किया। ये इकबाल का वादा है, मतलब ये इकबाल का सोच है। उन्होंने बताया कि मैं पूछूं क्या डिस्ट्रॉय किया कि स्ट्रेंथन किया? आप ही सोचिए, क्रिश्चियनिटी को स्ट्रेंथन किया या डिस्ट्रॉय किया? आप ही सोचिए। इकबाल कहता कि डिस्ट्रॉय किया, और ऊपर से एक आता इस्लाम को ऐसा कोई डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता, बस गया काम से। इस्लाम को ऐसे कोई डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी परिवर्तन जब तक नहीं आएगा वो आप तरक्की नहीं करेगा, भले कुछ भी हो। वो उसी चीज़ को डायनामिज्म कहता है। डायनामिज्म जो भी है उसका एक तत्व यह है कि परिवर्तन, चेंजेस। जब तक आप चेंज नहीं करेगा तो तरक्की कैसे करेंगे? 1 से 2 जाना है ना आपको, और 2 से 3 जाना चाहिए, नहीं तो वहीं कि वहीं रहता है। इसीलिए पीछे ले जाता लोग। समय में पीछे ले जाना एक बात है, आगे चलना चाहिए, समय से आगे सोच कर चलना चाहिए। समय से आगे सोच कर चलना ही तो चाहिए। पर यदि उसको डिस्ट्रैक्शन बोलेगा तो क्या होगा आपका? जो हो रहा है बस आ जाएंगे उसमें कभी। तो उन्होंने वो कहता है कि इस्लाम को जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी की बात किया उन्होंने पहले, वो तो यूनिवर्सल पॉलिटी है। ये फिलोसफर लोग, ये लोग कम काम करते ही है, वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर को यूनिवर्सलाइज कर देता है, यूनिवर्सलाइज कर देता है। उन्होंने इस्लाम का पॉलिटी को यूनिवर्सलाइज किया, पर ये शब्द का प्रयोग नहीं किया, बस उसी बात किया, दार उल इस्लाम की बात की। दार उल इस्लाम का ही बात इकबाल को जच्चा, इकबाल ने दार उल इस्लाम का ही बात की, वही चल रहा है। फिर ये हुआ पहला सेशन का अंत। इनडायरेक्टली दारुल इस्लाम बोल करके उन्हें पहला स्पीच का ख़त्म किया। सेकंड स्पीच में, हाँ, सेकंड स्पीच में भारत को यूनिटी को लेके बहस किया उन्होंने। बोलता है कि पूरा यूनिटी के बारे में बात किया। भारत का कोई यूनिटी है ही नहीं, क्योंकि इकबाल के मुताबिक, इकबाल का अनुसार, कोई भी जो भी चीज़ आपको एक बना सकता है वो तो रिलीजन है। यूनिटी का मतलब थ्रू रिलीजन ही हो सकता है, बिना रिलीजन कोई यूनिटी नहीं हो सकता। तो जहाँ रिलीजन है उस रिलीजन का यूनिटी होता है। ये उनका विचार है, वो प्रस्ताव रखा भी सेकंड स्पीच में। पहला स्पीच में सबका विरोध करके सेकंड स्पीच में अपना देश का विरोध करने शुरू किया। कोई कहने लगेगा भारत में ऐसा कोई यूनिटी नहीं है, क्योंकि रिलीजन यूनिफाइंग फैक्टर है। और भारत में क्या है, दुनिया भर का सारी रिलीजन मिल जाता है आपको। तो जितना रिलीजन उतना अलगा, उतना अलगावाद, उतना अलगापन। तो सेकंड स्पीच उनका बस यूनिटी का बात हुआ। तो उनका ये दृढ़ विश्वास था कि रिलीजन यूनिफाइज, रिलीजन यूनिफाई करता है। भारत में एक रिलीजन है या अनेक रिलीजन है, इसलिए यहाँ यूनिटी हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता। फिलोसोफर है तो कहेंगे लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन होगा। भारत का यूनिटी जो बात प्रस्ताव रखेगा, और फिलोसोफर आदमी है ना, सीधा बोल सकता है कि ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। नहीं तो एक और शब्द है फिलोसोफी में, कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। ये सब प्रस्ताव रखा क्योंकि वो दारुल इस्लाम का अंदर बैठा है। वहां से एक स्टेप आगे कहा, आगे गया। मैं यहाँ रोकना भी चाहूँगा क्योंकि इकबाल का बात ख़त्म नहीं हो सकता इसे। फिर भी वहाँ से एक कदम आगे जाकर उन्होंने कहने लगा कि पूरा दुनिया का, पूरा विश्व में जितना भी मुसलमान है और एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म,
वो ऑर्गेनिज्म कॉन्सेप्ट देखिए भाई, फिलोसोफर है, बात ये इसे करेंगे। ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, अनेक ऑर्गन्स, अलग अलग फंक्शन करता है एक दिशा में। कोई भी जीवी को आप जो ऑर्गेनिज्म रूप कर देख सकता है, अलग अलग अंग है, एक ही दिशा में काम करता है, एक ही कंट्रोल में काम करता है। तो पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है, एक ही ऑर्गेनिज्म है। और उस ऑर्गेनिज्म को इकबाल गलती से कॉन्ट्रैक्चुअल भी कहता है, वो थोड़ा गलती हुआ। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनिज्म बोलने से और थोड़ा अच्छा रहता। ये ऑर्गेनिज्म है, इससे वो कहता है कि पूरे विश्व में मुसलमान एक है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, और अलग अलग अंग है कि भारत में 4 मुसलमान रहता है, और तुर्की में कुछ रहता है, ईरान में कोई रहता है, इराक में रहता है, फलाना जगह रहता है, फलाना जगह रहता है। ये अलग अलग ऑर्गन्स है, वो सारी ऑर्गन्स एक ही दिशा में एक साथ काम करेंगे। वो दिशा है, बताए तो नहीं, पर ये है दारुल इस्लाम, इस्लामिक वर्ल्ड। वहाँ एक ही रिलीजन होगा, वो उस हर रिलीजन को हर किसी को मानना होगा। ये सब प्रस्ताव रखा एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑर्गेनिज्म बोल के। वो सेकंड स्पीच का सारांश, जिस्ट, इतना ही कुछ था। अब देखिए, इतना तो इकबाल साहब का बात आपने सुन लिया। इकबाल साहब का बहुत सारी बात है, अरे बाप रे, क्या फिलोसफी के लिए लगा कर रखा हर चीज़। इन काफ़ी चीज़ें आगे जा कर के बोलेगा तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। और जो जानने वाला बैठ कर सुनेंगे, जिन्हें नहीं सुनना तो 2 सेकंड में भाग जाता है। वो तो हर फिलोसफी क्लास में ऐसे होता है। तो अच्छा, बस अब ये हो गया। अब देखिए, आप आंखें खोल के देखिए, पूरा दुनिया को देखिए, जहाँ जहाँ मुसलमान है, इकबाल साहब का कहने का मुताबिक है नहीं। पाकिस्तान, बात तो मैं ये पाकिस्तान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो अपना भाई है, चले गया। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में जो मुसलमान है, रोड के चले हुए भाई लोग हैं, खुद से अलग हो गया। हमसे तो अलग हो ही गया, खुद से भी अलग हो गए, क्योंकि अपने संस्कार से अलग हुआ। देखिए पाकिस्तान में वो क्या रहा है। दुनिया में आप देखिए, आराम से देखिए, दुनिया में क्या मुसलमान एक है जैसे इकबाल मानता है, या उसका अंदर तो अलग अलग चिंता, अलग अलग सोच, अलग अलग हर चीज़ तो होते रहता है। अनेक सेक्ट तो है ही, उस सेक्ट के अलावा फिर भी डिफरेंस तो रहता है, वेरिएशन तो रहता है। एक ही मात्र उपाय है आपके सामने, वैरायटी मान करके चले। वैरायटी से ये मान कर चलेगा तो आप ये वेदोपनिषदिक नॉलेज ट्रेडिशन वाली ये पिस्तवल उत्तर आएगा। तो मल्टीपल प्लूरल जैसे कोएग्जिस्ट करता है, भारत से सीखे, हिंदू से सीखे। तो देखिए आपका सामने क्या हो रहा है, पाकिस्तान का अंदर क्या हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना जब उनका बात करेगा तो बात करेगा, वो भी बहुत लंबा है, टाइम बहुत लगेगा। जिन्ना साहब तो जानते थे, क्योंकि पाकिस्तान यदि हो गया, वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान बनाना। जब पाकिस्तान रियलिटी हुआ तो सबसे ज़्यादा शॉक्ड वो तो थे। वो अंधा तो नहीं थे, समझदार इंसान थे। तो आप देखिए खुद अभी आज क्या हाल है पाकिस्तान में। बांग्लादेश, जो बंगाली बोलने वाला मुसलमान है, वो कभी पंजाबी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि बुनियादी अलगाववाद का वैसे तो बहुत दूर है पंजाब से, और उनका बोली भी काफ़ी डिफरेंट है। आपका बोली अलग है। हाँ, पंजाबी मुल्तानी, पंजाबी सिंधी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट बंगाली से क्या लेना देना आपको। और जो दक्षिण से 4 मुसलमान माइग्रेट हुआ पाकिस्तान में, हेवन है बोल करके, उनका बोली से क्या लेना देना आपको, नहीं समझ में आता आपका। ये है। तो देखिए आज का स्थिति, ये दारुल इस्लाम सोच करके इतना तोड़ फोड़ भारत को करके चले गए, और खुद क्या सफ़र हो रहा है। हमें तोड़ गए, खुद को छोड़ के चले गए, हमसे रोड के चले गए, खुद से अलग हो गए। हम तो आपके बारे में चिंता करते हैं, कम से कम इतना हमें अवबोध है। हम जानते हैं कि आप और हमें कोई फ़र्क नहीं, भाई तो है। बस आप समझते हैं विश्वास आपका मज़हबी सब कुछ है, हम ऐसे नहीं समझते।
हम इतना ही समझते, आपका मजहब आपका समझे, आपका मुबारक हो। हम उस बात ही नहीं करेंगे, करते नहीं है इसे। चलिए भाई, मोहम्मद इकबाल साहब का बात इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत महान बड़ा इंसान है, बहुत महान इंसान है। जितना बड़ा विचार उतना भयंकर अलगाववाद, जितना बड़ा विचार जितना बड़ा बोध उतना ही अधिक अलगाववाद, स्वाभाविकता है। चलिए मिलते फिर एक वीडियो लेकर के। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।